ओके तो आज का जो टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में है। देखो, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, है ना, कहाँ तक पढ़े थे भाई, कि ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया, है ना, डेमोक्रिटस ने। फिर उस थ्योरी को जे थॉमसन आपका जॉन डाल्टन के द्वारा रिवाइव करवाया गया, जो एटॉमिक थ्योरी था। फिर उसके बाद जे थॉमसन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करते हैं, बताते हैं कि एटम छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि उससे भी छोटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन से। फिर वो बताते हैं कि कैसे पता चला था कि इलेक्ट्रॉन बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, और किस तरह से वो ऑब्जर्व किए थे कि एटम से भी छोटा कोई पार्टिकल होता है। तो हम लोग कल एक्सपेरिमेंट देखें, चीज़ों को समझे, 3D विजुअलाइजेशन में भी देखें, 3D एनिमेशन के साथ देखें कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना। उसके बाद जो हम लोग आते हैं, फिर पता चला था प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, है ना। उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले कैनल रे का डिस्कवरी किया गया, है ना, किसके द्वारा, ई गोल्डस्टेन क्या करते हैं, कैनल रे का डिस्कवरी करते हैं। फिर वहाँ से पता चलता है डिफरेंट गैस को चेंज करने तक, जब हाइड्रोजन तक पहुँचते तब पता चलता है कि प्रोटॉन ही सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, चैडविक क्या करते हैं, बेरिलियम के जो फॉयल लेते हैं उसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे पता चला था कि 3 तरह का रेडिएशन निकल रहा था, है ना, एक पॉजिटिव रे, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल रे। तो न्यूट्रल रे इस बात का इंडिकेशन था कि भाई तीसरा पार्टिकल भी है, ठीक है, जिस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन्स कहेंगे, है ना। तो यहाँ तक पहुँचे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। फिर उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया, और उसके बाद चार्ज निकाला गया, है ना। फिर फाइनली हम पहुँचे कि एटॉमिक मॉडल के ऊपर, जो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। वो क्या बोले भाई, एक एटम जो है वाटरमेलन का टुकड़ा के जैसा है, रेडिश पोर्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो बीज है, ब्लैक सीड्स है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ तक बात पता चला था। यहाँ तक थ्योरी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी किए थे, कि कोई तो साइंटिस्ट था जो पहला एटॉमिक मॉडल बताया कि भाई कि एटम दिखता कैसा होगा या कैसा होगा एटम। यहाँ तक बात ठीक था, ठीक है। बट उसके कुछ दिन के बाद एक बहुत ही स्ट्रेंज फेनोमेना देखा गया, किसके द्वारा, अंस रदरफोर्ड के द्वारा। लेकिन उनको समझने के लिए पहले कुछ चीजें समझना होगा। वो क्या कर रहे थे ये गोल्ड फॉयल, है ना, को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवा रहे थे, है ना। जो अल्फा पार्टिकल था उसको क्या कर रहे थे, तुम्हारा गोल्ड मतलब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल में तुम्हारा कोलाइड कर रहे थे। वो देखना चाहते थे क्या होता है ना। बहुत सारे मेटल को चेक किए थे, बट जब गोल्ड फॉयल जो कि बहुत ही थीन था, तुम्हें पता है ना, सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल गोल्ड है, यू नो दैट। सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी गोल्ड है, सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है गोल्ड से, और सबसे पतला किया जा सकता है गोल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैलिएबल भी और सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी है गोल्ड। तो गोल्ड को लिया गया। क्यों गोल्ड को लिया गया, ताकि वो लोग इतना पतला कर दिए कि एक ही एटम हो, उसके पीछे और उसके आगे एटम ना हो, एकदम पतला कर सके, है ना, इस तरह से। और जब देखे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जे थॉमसन का मॉडल से, क्योंकि हर जगह अगर पॉजिटिव पार्टिकल है, बहुत ध्यान समझना जो बोल रहे हैं, अगर वाटरमेलन के जगह हर जगह पॉजिटिविटी है, तो इसका मतलब गोल्ड फ्यूल भी तो एटम से बना है, और गोल्ड फ्यूल का हर जगह पॉजिटिविटी होगा। और अल्फा पार्टिकल हीलियम 2+ आयन्स है, हीलियम 2+ आयन, हम बोले थे हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल। जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो हीलियम में कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया ना, तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज। और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। उनका ये मानना था, अगर गोल्ड फ्यूल में हर जगह अगर पॉजिटिविटी भरा है, तो अल्फा पार्टिकल को जैसे ही फेंकेंगे, टकराएंगे, वो रिपेल करके वापस आ जाना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंज फेनोमेना देखे, क्या देखे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गया, गोल्ड फ्यूल के अंदर से घुस के चला गया, और कुछ डेविएट हुआ। बहुत ही शॉकिंग सा बात था। अब ये शॉकिंग सा बात क्यों था, उसको जानने के लिए चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस तरह का जो अल्फा रे, जो हम बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल से जो रेडिएशन निकलता है उसको कहते हैं अल्फा रे, है ना। इसका खोज किसने किया था, तब इस पे आते हैं। तो जनरली हम बात करते हैं, जब अल्फा रे का खोज था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी बकरल। वो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है वो एटम्स जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता है। मतलब क्या है सर, हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ एटम्स का जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं होता, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं।
जैसे कि रेडियम है ना, यूरेनियम, ये जो एटम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं, यूरेनियम बन के नहीं रहेगा। यूरेनियम को तुम रखोगे कि तुमको लगेगा कि यूरेनियम हर टाइम यूरेनियम रहेगा, नहीं, कुछ समय के बाद यूरेनियम दूसरा एलिमेंट में बदल जाएगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस टूट जाता है। और कोई भी एटम का आइडेंटिटी उसका न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। अगर 2 प्रोटॉन हो जाता तो वो हाइड्रोजन नहीं कहलाता, क्या कहलाता? हीलियम कहलाता। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लियस ही आइडेंटिटी है कोई भी एटम के पहचानने का, है ना। अगर गौर से देख समझना कि हमारा जो सन सूरज में पता है क्या होता है, हमारा सन में सूरज जो है उसमें क्या होता है ना, 2 हाइड्रोजन एटम इस तरह से प्रेशराइज होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, क्योंकि मास जितना ज़्यादा रहेगा ग्रेविटी भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो जितना ज़्यादा, बोल के सन का मास बहुत मासिव होता है, तो ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना सन के चारों तरफ, वो हाइड्रोजन एटम आपस में मिल जाते हैं, मतलब इतने करीब मिल जाते हैं। थोड़ा समझना क्या बोल रहे हैं। मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, और यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, है ना। हम क्या समझते हैं भाई, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम से मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, है ना। हाँ, कब बनाएगा H2 गैस? जब इसका ऑर्बिट और इसका ऑर्बिट ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप हो जाएंगे क्या मतलब है सर? दोनों जब पास में आते हैं तो पास में आने से इसका इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा होता है और ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा था। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन को भी ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है और ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव दोनों तरफ से। तो वो एक को वो भी पकड़ा हुआ, हम भी पकड़े हुए, तो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? दैट इज वाई शेयरिंग से क्या बनता है, H2 गैस बनता है ना। लेकिन क्या हो, अगर पूरा इमेंस प्रेशर दिया जाए तो, मतलब इनको पूरा ढकला जाए तो फिर क्या होगा? ये तो जनरल केस है। नॉर्मली हम देखते हैं एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ आता है तो जो ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन्स का वो ओवरलैप कर जाता है दोनों में, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का न्यूक्लियस से पकड़ा जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, H2 गैस बन जाता है। लेकिन क्या हो, अगर हद से ज्यादा प्रेशर दे दिया जाए तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में मर्ज कर जाएंगे। अगर हद से ज्यादा प्रेशर दे दिया जाए तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में सट जाएंगे और बन जाएगा हीलियम एटम। H2 गैस नहीं बनेगा, हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, हीलियम एटम। सर कैसे? एक प्रोटॉन मिलकर कितना प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन किसका आइडेंटिटी है, हीलियम का। यही काम होता है सूरज में, हर टाइम हाइड्रोजन गैस क्या बनते रहते हैं, हीलियम बनते, तो वही फ्यूल है जो जलाते रहते हैं सूरज को। तो इसका क्या मतलब, न्यूक्लियस के में कुछ प्रभाव आने से एलिमेंट बदल सकता है, हाँ बदल सकता है। उसी तरह अगर हीलियम का न्यूक्लियस टूट जाए तो एक प्रोटॉन में, तो हीलियम से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर हीलियम ने तोड़ दिया तो हम हीलियम को कहेंगे रेडियो एक्टिव। जनरली हर एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मास के एलिमेंट है उन लोग जनरली होते हैं, जनरली, है ना। अगर हम बात करेंगे उसी तरह से यूरेनियम, उसका जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल नहीं रहता, कुछ समय के बाद वो टूट जाता है, किसी में भी बदल सकता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर यूरेनियम टूट गया तो वो बन जाएगा थोरियम प्लस हीलियम, या और भी कुछ बन सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। तो उसके बारे में जो पता लगाए थे उनका नाम था हेनरी बकरेल, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के तरफ में। और जब तो मतलब क्या है, यूरेनियम से जब टूटता है, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238, जब ये ब्रेक करता है तो बन जाता है थोरियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 234, प्लस हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात आया समझ में? तो भाई ये क्या बनता है, हीलियम बनता है, हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस ही है अल्फा पार्टिकल। समझ में? अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उससे क्या बनता है, अल्फा पार्टिकल। तो इसका खोज किए थे हेनरी बकरेल। और भी कुछ रेडिएशंस के बारे में पता किए थे साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट का नाम था रोन्जेन, वो एक्सरे के बारे में पता किए थे। हम लोग क्या देखते हैं ना कि जब जो तुम्हारा एनोड था, एनोड के पीछे में जो स्क्रीन था उसमें क्या हो रहा था, चमक रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हीट कर रहे थे, वहीं तक ऑब्जर्व किए थे। लेकिन ये साइंटिस्ट क्या किए, उसके पीछे भी ऑब्जर्व किए कि हीट करने से क्या पीछे से कुछ रेडिएशन भी निकल रहा है, आ रहा है, कैथोड रे निकल रहा है, लेकिन टकराने के बाद भी एक रेडिएशन निकल रहा था, जिस रेडिएशन का नाम वो रख दिए एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरे
रोंटजेन के द्वारा खोज किया गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट का मॉडल बनाया गया था लिनार्ड फिलिप्स, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा, बट उन एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया रोंटजेन के द्वारा। खैर वो सब बात अलग है, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ना। रेडियो एक्टिविटी मतलब वो एटम होता है जिसका न्यूक्लियस टूटते रहता है। अब टूटेगा, मान लो अल्फा पार्टिकल बना, तो हम उसी अल्फा पार्टिकल को यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सोर्स है। रदरफोर्ड क्या कर रहे थे जब एक्सपेरिमेंट किए, रदरफोर्ड ने क्या देखा कि मान लो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, जिससे क्या होता है, अल्फा रेज निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब ये अल्फा रेज जब निकलेंगे तो ये अल्फा रेज को क्या किया, गोल्ड फ्यूल से बम्बार्ड करवाया गया, ठीक है, टकराया गया। तो वो क्या सोच रहे थे, जब हम गोल्ड फ्यूल से टकराएंगे तो तुम्हें क्या होगा, मैक्सिमम जो रेज होंगे वो क्या सोचे थे, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन देखो मैक्सिमम रेज क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं, है कि नहीं, इसको क्रॉस करके बाहर चले जा रहे हैं। आई होप सो दिख रहा है ये, ठीक है। अगर उसी चीज को देखेंगे, कुछ था जो टकरा के वापस आया था, और अराउंड हम बोल सकते हैं कि 20,000 रेज में एक रेज ऐसा था जो टकरा के सीधा आ रहा था 20,000 में, है ना। इससे उनको क्या लगा, बहुत ध्यान से समझना इसको, इससे उनको क्या लगा, रदरफोर्ड को क्या लगा। रदरफोर्ड सोचे कि अगर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही है तो फिर तो मैक्सिमम वापस आना चाहिए था, अंदर क्यों क्रॉस कर गया। तो इनसे उसको आइडिया आया कि भाई एटम जो है ना उसमें मैक्सिमम खाली जगह है, मैक्सिमम वॉइड्स है। लगभग एक एटम्स में 99.99% लगभग वॉइड्स होता है, खाली जगह होता है। ओके नाउ लिसन। तो बात ये कर रहे थे कि वो क्या देखे कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स था वो क्या हो गया, क्रॉस कर गया। उनमें से कुछ था जो डेविएट किया, और उनमें से लगभग हर 20,000 में से एक ऐसा था, ठीक है, जो 180 डिग्री से वापस आ गया। तो ये बात का प्रूफ दे रहा था कि गोल्ड फ्यूल में मैक्सिमम जगह में वॉइड्स, तब ना वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर गया। समझ में आया ना, मैक्सिमम जगह खाली है। अब यहाँ पे तुम देखोगे वो क्या आइडियाज लगाए, वो आइडियाज ये लगाएं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैक्सिमम एटम जो है वो क्या है, खाली जगह है, इसीलिए रेज क्या कर रहा था, उस एटम से क्रॉस कर जा रहा था। न्यूक्लियस बीच में होता है ना, बीच बीच में खाली स्पेस ना होता है, कहीं कहीं ना इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम जो रेज है वो क्रॉस कर गया होगा। वही रेज जो है डेविएट किया होगा एंगल में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव। जो न्यूक्लियस के सामने से होकर गुजरा होगा, सामने से, तो टकराएगा। समझ में आया कि नहीं, तो रिपेल करेगा ना, इसीलिए कुछ डेविएट हुए थे। और जो पार्टिकल एग्जैक्टली न्यूक्लियस के सामने हिट करेगा, जबकि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, हर 20,000 में से ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एक अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में जाके न्यूक्लियस को टच करे, ठीक है। ध्यान देना, यहां देखो, ये स्ट्रेट लाइन में जाके न्यूक्लियस को टच करे और टकराने के बाद क्या आ जाए, वापस आ जाए। क्लियर है। और मैक्सिमम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम क्रॉस कर जा रहे थे, मैक्सिमम क्रॉस कर जा रहे थे। अब उनमें से कुछ था जो ऐसे हिट कर रहा था और डेविएट कर जा रहा था, कहीं पे भी हिट कर सकता है। एक देखो ये नीचे हिट किया, यहाँ पे ऐसे डेविएट कर गया। तो भाई कुछ थे जो डेविएट कर जा रहे थे, इसलिए क्योंकि एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली है, ठीक है। और जब मैक्सिमम हिस्सा खाली है इसीलिए ऐसा हुआ होगा। और दूसरा, हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल को वो गलत बता रहे हैं कि जे थॉमसन बोले कि हर जगह पॉजिटिव है। अगर हर जगह पॉजिटिव होता तो हर जगह से रिपेल करता ना, मैक्सिमम क्रॉस कर गया। इस बात का प्रूव है कि जे थॉमसन कहीं ना कहीं गलत है ना। हर जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है बोल के पूरा एटम खाली है, पॉजिटिव चार्ज कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे, है ना। और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसका मास लगभग एटम के मास के बराबर है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे एटम का मास क्या होता है, मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नियरली बहुत कम होता है। तो बोल रहे थे जहां पे पॉजिटिव पार्ट था वो लगभग एक एटम का मास बता रहा है। इसका मतलब देयर इज अ पॉजिटिव सेंटर इन एन एटम, एटम का एक पॉजिटिव सेंटर है वेयर, है ना, अप्रोक्सीमेटली ऑल द मासेस ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड।
एटम्स का टोटल मास एक पॉजिटिव सेंटर में लाई करता है लगभग, और उस पॉजिटिव सेंटर का वो नाम रखे न्यूक्लियस। नाम किसके द्वारा दिया गया था? हंस रदरफोर्ड बोले कि एटम में एक पॉजिटिव सेंटर होता है जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे, और उसी न्यूक्लियस में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एक तो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आया समझ में? तो वो बोले कि एटम ऐसा नहीं है, वाटरमेलन मॉडल नहीं है, बल्कि ये कैसा मॉडल है? सोलर सिस्टम मॉडल है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये सोलर सिस्टम मॉडल है ना? उस बात पे हम आएंगे। ये तो बात पता चल गया है ना। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? इसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट का जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? ऑब्जर्वेशन के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली व्हाट? क्रॉस्ड और पास्ट, है ना? थ्रू गोल्ड फॉयल, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा था सम ऑफ देम गेट डेविएटेड, है ना, नियरली 1 in 20,000, है ना, गेट बैक विथ 180 डिग्री। बात आया समझ में? तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन था? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास थ्रू गोल्ड फ्यूल, सम ऑफ देम गेट डेविएटेड नियरली 1 in 20,000, है ना, गेट बैक विथ 180 डिग्री एंगल्स। बात आया समझ में? अब ये जो चीज को देखें, इन ऑब्जर्वेशन को देख के, इन एक्सपेरिमेंट को देख के, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ रदरफोर्ड नहीं किए थे, उनके दो स्टूडेंट्स, है ना, गीगर और मार्सडेन मिल के किए थे। एक्चुअली सबसे पहले ऑब्जर्व रदरफोर्ड किए थे, बट उसी एक्सपेरिमेंट को करवाया गया रदरफोर्ड के मतलब ये में क्या बोल सकते हैं, उनके प्रेजेंस में रदरफोर्ड थे, मतलब वो देख रहे थे, गाइड कर रहे थे, और उनके दो स्टूडेंट उसको परफॉर्म कर रहे थे। बट क्रेडिट हम रदरफोर्ड को ही देते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ही इस आइडियाज़ को स्टार्ट किए थे। बाकी एक्सपेरिमेंट को किया गया था उन्हीं के दो स्टूडेंट गीगर और मार्सडेन के द्वारा। ठीक है, नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम्हें याद नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, उतना याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही याद रखना है। क्लियर है? अब आगे आते हैं, तो रदरफोर्ड ने ऐसा क्या देखा? अब सवाल ये था कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या देखा, है ना, क्या क्या वो ऑब्जर्व किया और उसके क्या कंक्लूजन दे गए रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, है ना। उस चीज को देख के वो बोले कि भाई एक एटम कैसा होगा। इसी चीज को देख के वो क्या बोले कि एक एटम कैसा होगा। तो वो पहला उनका जो था, जिसका वो बोल सकते हैं हम कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स, वो पहला क्या बोले, देयर इज अ पॉजिटिव सेंटर। अरे ऐसे नहीं, पहले स्टार्ट से बताते हैं। मैक्सिमम स्पेस ऑफ एन एटम आर वॉइड्स, खाली जगह है। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम स्पेस ऑफ एन एटम इज वॉइड, मतलब खाली जगह है। समझ में आया कि नहीं? दूसरा क्या बताए, देयर इज अ पॉजिटिव सेंटर, ठीक है, वेयर नियरली होल मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड और लाइज, है ना, लाइज लिख देते हैं, लाइज। समझ में आ गया कि नहीं? देयर इज अ पॉजिटिव सेंटर, जिसमें लगभग सारे एटम, मतलब एटम का लगभग मास वहीं पे पाया जाता है ना, नोन एज, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, नोन एज न्यूक्लियस। क्लियर है? अच्छा, तीसरा चीज क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड
न्यूक्लियस इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्या बोले? बीच में न्यूक्लियस है ना, बीच में न्यूक्लियस है जहां पे क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, ये बात बताएं वो। और चौथा चीज बताएं, द सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मतलब है इसका? अब यहाँ पे तो बात ठीक था कि वो अल्फा एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि भाई बीच में पॉजिटिव सेंटर होगा जिसे हम न्यूक्लियस कहें, यहाँ तक बात समझ में आता लॉजिकली। लेकिन बहुत ही खतरनाक पॉइंट बोल दिए वो, ये पॉइंट और ये पॉइंट। उन्हें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं घूम रहे और भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे? उन्हें कैसे पता चला? उन्हें इस चीज़ का आइडिया कहाँ से आया कि वो बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं? जो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही रीजन है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए। क्या मतलब है इसका, है ना? ये चीज़ क्या हुआ, क्या बोल रही, समझ में भी नहीं आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक पोल है, बहुत ध्यान से समझना हम जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर इस पोल में टाइट करके, एक रस्सी से टाइट करके पूरा, है ना, कि मान लो कि यहाँ पे एक हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स बांधा हुआ है ना, हॉर्स घोड़ा, एक पोल है, ठीक है? पोल में हमने रस्सी को टाइट कर दिया और घोड़े को बांध दिया। हम घोड़ा को बोलेंगे कि भागो, बहुत ध्यान से समझना और इसको इमेजिन करो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? टाइट रस्सी से घोड़ा पीछे नहीं आएगा, फॉर एन एग्जांपल, वो सिर्फ भागना ही चाहेगा घोड़ा। हम बोलेंगे भागो घोड़ा, क्या इतना मजबूत रस्सी को तोड़ नहीं सकता, लेट्स से कितना मजबूत रस्सी को तोड़ नहीं सकता, ठीक है? अगर घोड़ा भागने का कोशिश करेगा तो किस पाथ में घूमेगा? सर्कुलर। किस पाथ में घूमेगा? अब समझाते हैं वो सर्कुलर का आइडिया कैसे दिए। बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को, हम एक एक चीज़ समझा देंगे। अगर तुम घोड़ा टाइट है, बोलेंगे भागो, जब भी भागेगा वो हमेशा क्या घूमेगा? सर्कुलर ही घूमेगा। अब ये कैसे बोले कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूमेगा? एक चीज़ याद रखना, चूंकि अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो चुका था कि जो सेंटर है उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो कभी देखे नहीं थे सेंटर में। ध्यान समझना, सर क्या प्रूव है? अगर होते तो अल्फा पार्टिकल हो सकता चिपकता, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बात आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन तो कोई तरीके से थे ही नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए नहीं जाते हैं। तो ये बात तो साइंटिस्ट को पता चल गया, रदरफोर्ड को, कि इलेक्ट्रॉन तो पाए ही नहीं जाते न्यूक्लियस में, है ना? तो फिर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। और हम जानते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए थे? जे थॉमसन। सवाल फिर वो कहाँ पे? न्यूक्लियस में नहीं है तो फिर कहाँ पे? तो नहीं, तुम बोलोगे नहीं सर कहीं और जगह में रखा हुआ होगा। ठीक है, कहीं और जगह में रख दिया गया। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज का? नेगेटिव। न्यूक्लियस कैसा चार्ज का? पॉजिटिव। व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आके गिरेगा? न्यूक्लियस में आके गिरेगा ना। अरे सर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगा क्या? एग्जाम्पल बताते हैं, एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखना और एक चिंदी सा मैग्नेट रखना। बड़ा मैग्नेट उसके पास जाएगा कि छोटा वाला बड़े के पास आ जाएगा? एग्जैक्टली वही। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, उसे क्या कहाँ आना चाहिए था? वो जैसे घूम रहा था ना, ये जैसे घूम रहा था ना, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन खतरनाक होता, अट्रैक्शन होता तो डायरेक्ट जाके क्या करता था? गिर जाता। समझ में आया ना? और गिर जाने से क्या होता? फिर एटम स्टेबल नहीं रह जाता, एटम नहीं रह जाता। लेकिन हम जानते हैं हर एटम क्या है? स्टेबल है। इसका ये बात का प्रूव है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ भी नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ होता तो कहाँ पे होता? न्यूक्लियस के अंदर होता। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, लेकिन अट्रैक्टेड तो है। रुका हुआ नहीं बट अट्रैक्टेड तो है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। बहुत ध्यान समझना, अट्रैक्ट कर रहा होगा। बट अगर ये रुका हुआ था तो गिर जाता। ये गिर नहीं रहा है, इसका क्या मतलब है? 100% ये कहीं भाग रहा होगा।
है ना। जैसे घोड़े का एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान समझना। अगर मान लो रस्सी में कुछ तरह का स्प्रिंग लगा हुआ लेट से, है ना, अगर घोड़ा खड़ा रहे तो स्प्रिंग से खिंचा के वापस आ जाएगा, लेकिन क्या हो अगर घोड़ा दौड़ने लगे तो स्प्रिंग जो है उसको कंप्रेस करके खींच पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर घोड़ा का ताकत बहुत है तो स्प्रिंग ही टूट जाएगा, लेकिन क्या होगा जितना हिसाब से वो खींच रहा है उतना ही हिसाब से वो घूम रहा है तो बैलेंस कर देगा ना, और वो फिर गोल गोल घूमेगा ना। वही लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है खींचा तो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन भागने की वजह से, ये भाग रहा था, इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना था? सीधा जाना था, लेकिन अंदर में बार बार खिंचाव की वजह से, सीधा जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन को उधर जाने का मन करता है, फिर ये खींचता है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है। ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्कुलर पाथ में घूमता है। दैट इज वाई रदरफोर्ड बोले कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। बात आया समझ में? देखो मैक्सिमम लोग थ्योरीज पढ़ा देंगे, लेकिन कोई कभी समझाएगा नहीं कि इसके उनका जो सोच था वो क्यों ऐसा बोले, है ना। और हमारा हक है जानने का कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके अंदर का डेप्थ क्या है, उसका नॉलेज हमें क्या मिल रहा है। बात आया समझ में? तो भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में इसलिए घूमते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है सर? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन द एक्सीलरेशन व्हिच इज पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर, है ना। अब ये चीज़ अगर भागेगा तो कहाँ पे मूव करेगा? सर्कुलर मोशन में। इसीलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ खींच रहा है, जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? जो चीज़ों को गोल गोल घुमा दे। आ गया बात समझ में? यह मॉडल दिया गया किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। क्या गजब का मॉडल दिए, है ना, और क्या ब्रिलियंट मॉडल दिए, जिसको आदमी मतलब सोच भी नहीं सक रहा था, वो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन कैसा होगा और एटम कैसा होगा जनरली, है ना। ये जबरदस्त बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन था। बट यहाँ तो मॉडल दे दिए रदरफोर्ड भी समझा दिए कि भाई एटम कैसा होता है, क्या होता है, किसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन तुम जानते हो, है ना, कि हर साइंटिस्ट तो एक दूसरे के पीछे लगते हैं। ठीक है, अगर मेरा टॉपिक, चलो खैर इसके बाद हम बताएंगे कि साइंटिस्ट क्या पीछे लगते हैं। ठीक है, खैर यहाँ तक बात था तुम्हारा रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल के बारे में। अब इन न्यूक्लियर मॉडल को इस्तेमाल करके रदरफोर्ड बताए कि एक एटम का मास जो है किससे निकाला जा सकता है? उसके न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। याद रहे, मास नंबर का मतलब क्या होता है? सिर्फ काउंट करना कितने प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है, और एटॉमिक मास का मतलब उन नंबर का मास कितना है। ये ऑलरेडी हम तुम्हें समझा चुके हैं मेरे प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो बस वही टॉपिक है यार यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ठीक है, ऑब्वियसली हम एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, है ना। और एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो सेम होते हैं। जब एटम स्टेबल है तब सेम रहते हैं, लेकिन क्या हो अगर जब एटम किसी से रिएक्ट करे तो रिएक्ट करने के टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। किसी में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, किसी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। किसको कंसीडर करते हैं? प्रोटॉन्स को। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 क्यों है? क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन्स पाया गया है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 क्यों है? क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन्स पाया गया, एंड सो ऑन। जिसमें जितने प्रोटॉन्स पाया गया उसको उतना एटॉमिक नंबर दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं दिया गया, हाँ जानते हैं, लेकिन सर अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, है ना, तो एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉन को सजाते क्यों हैं? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं हम जनरली स्टेबल स्टेट में करते हैं, और स्टेबल स्टेट में जितना प्रोटॉन्स होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे प्रेजेंट है एटम के चारों तरफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देख के मतलब एटॉमिक नंबर को देख के, अच्छा पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, दूसरा सेल में 8 घूम रहे होंगे, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे बात रहा मास नंबर क्या होता है सर? ए से डिनोट करते हैं जनरली। मास नंबर क्या होता है जनरली? बस कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये तो तुम जानते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर तुमसे हम पूछें, है ना,
यहाँ पे मान लो हमारे पास कार्बन का एटम है ना, टेल भी ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन का, कितना है 6, एटॉमिक नंबर 6, मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन्स है 6 प्रोटॉन्स। मास नंबर कितना दिख रहा है तुम्हें 12, मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास अलग होता है, मास नंबर मतलब कितने ठो प्रोटॉन्स और कितने ठो न्यूट्रॉन्स है, नंबर मतलब मास को क्रिएट करने के लिए कितना ठो नंबर है जो मास क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इतना ठो प्रोटॉन है इतना ठो न्यूट्रॉन है, वही लोग मिलके मास क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे डोंट नोन मास नंबर। लेकिन एटॉमिक मास का मतलब उन नंबर्स का वजन भार कितना है, दैट इज एटॉमिक मास। जैसे 12 मिलके आएंगे तो 12 इंटू एक ठो का मास कितना था, जब टोटल का कैलकुलेट करेंगे दैट इज एटॉमिक मास, जो कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात किए ये मास नंबर का, अगर तुमसे पूछेंगे बता इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, निकाल सकते हो कितने न्यूट्रॉन्स है। हम अभी बोले कि मास नंबर क्या होता है रे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर दे रखा है कितना 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा 12 माइनस 6 इज, निकाल सकते हैं तो किसमें कितना न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, क्लियर है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इसका, एक क्या है, एक स्पीसीज एक एटम है, मान लो एटम का नाम नहीं पता हमें, लेट्स से एटम का नाम X है, उसमें क्या दे रखा है, हमको सबसे पहले चेक करना प्रोटॉन्स कितना है, वही बता देगा एटम क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन्स तो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स ही है एटॉमिक नंबर है ना, और क्या दे रखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दे रखा है। अब बताओ मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, क्लियर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना दे रखा है दूसरा नंबर पे कितना 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना दे रखा है, मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर 32। तुम इस एलिमेंट को जानते हो, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, सल्फर जानते हो या नहीं जानते हो, 16 सल्फर का है ना, ठीक है, तो हम क्या लिख दिए सल्फर 16, मास नंबर 32। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने 18, हालांकि जितने प्रोटॉन्स होना चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, क्या प्रोटॉन्स कितना है 16, इलेक्ट्रॉन कितना है 18, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा, एक्सेस है, इसका मतलब -2। आई होप सो वी आर क्लियर हियर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से वो एक्सेप्ट करके रख चुका है, इसका मतलब वो आयंस है। हम बोले सबसे पहले प्रोटॉन देखना, मास नंबर निकाल देना और देखना कि कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है, ज्यादा है माइनस कर देना, क्योंकि एक्सेस आएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है ना, और कम है तो इलेक्ट्रॉन निकल के चल जाते हैं, तो क्या हो जाता है वो चीज पॉजिटिव हो जाता है। बात आ रहा है तुम लोग को समझ में या नहीं आ रहा है, पक्का तो आ रहा है समझ में, और तो कहाँ गई तुम लोगों से, नहीं आई है, समझ गए यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब आते हैं ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, है ना। अब देखो हम बोले हर चीज का लिमिटेशन हो जाता है ना। अब एटॉमिक मॉडल के बारे में जो रदरफोर्ड बताएं कि भाई जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होगा और जो चीज़ें हैं वो घूम रहे होंगे, है ना। इस दौरान एक साइंटिस्ट है ना जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, वो आते हैं और उस दौरान वो क्या बोल देते हैं भाई कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फिजिक्स में, और जो कि वो प्रूव कर दिए थे एक्सपेरिमेंट को, कभी भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सिलरेट करता है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सिलरेट करता है तो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, क्या वो एक्सिलरेट कर रहा है? हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। जब घूम रहा था किससे एक्सिलरेटेड था, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ एक्सिलरेट हो रहा था, जिसकी वजह से तुम्हारा वो गोल गोल घूम रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है ना, और इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है तो सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, खिंचा रहा है, वो एक्सिलरेट हो रहा है, उसका स्पीड, है ना। तो इसका मतलब ये है कोई एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। बात आया समझ में? अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो भाई काइनेटिक एनर्जी
सम कुछ एनर्जी में बदल जाएगा, इधर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कुछ एनर्जी में बदल जाएगा। जो घूम रहा है वो कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है ना, द एनर्जी पॉजिटिव बाय इट्स मोशन। समझ में आ रहा है? जो घूम रहा है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जिससे वो घूम रहा है या घूम रहा है जिससे काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होगा भाई? दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो गोल घूमता रहा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये प्रूव कर दिए कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट कर रहा तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर एनर्जी रेडिएट करता है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने वाला दूसरा फॉर्म में। अगर काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जितने स्पीड से घूम रहा था उतना ही स्पीड होगा कि स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, स्लो होने लगेगा क्योंकि दूसरा फॉर्म में बदल रहा है। बहुत ध्यान से समझना, अगर स्लो डाउन होने लगेगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अगर ये स्लो डाउन होने लगेगा तो और खिंचाने लगेगा कि नहीं? क्योंकि खिंचाव तो वही है ना बेबी, खिंचाने लगेगा तो इसका ऑर्बिट क्या होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? छोटा होने लगेगा और स्पाइरल बन के कहाँ पे गिरेगा के? फिर एटम स्टेबल। सवाल इसके बारे में क्या ख्याल है रदरफोर्ड का? रदरफोर्ड ये बात तो नहीं बताएं, खाली बोल दिए कि घूमेगा चारों तरफ, ठीक है। जब अगर रदरफोर्ड ये बात बता दिए कि चारों तरफ घूमेगा, फिर सवाल है फिर एटम स्टेबल कैसे? ये सवाल कब आया? जब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये प्रूव कर दिए, है ना। याद रहे रदरफोर्ड का मॉडल सोलर सिस्टम मॉडल, जैसे सन बीच में चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं ना, सर वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ इसलिए क्योंकि हमारा प्लैनेट चार्ज पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है इसीलिए वो लोग घूम रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। और अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं तो बहुत बड़ा टेंशन वाला बात है। फिर एटम का स्टेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? समझ में आया ना? तो व्हाट इज द ड्रॉबैक, है ना? ही, है ना, did not tell about the what? Stability of an atom, because when a charged particle is accelerated, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट क्या हो रहेगा, then it radiates what? Energy, है ना, proved by मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन शुड है ना fall inside nucleus after moving in what? इसको क्या कहते हैं? स्पाइरल ना, स्पाइरल का स्पेलिंग ऐसे ही होगा ना, स्पाइरल पाथ, SPI है, ठीक है, स्पाइरल पाथ। आया बात समझ में? तो भाई अगर वो नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल कैसे है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में वो बता नहीं पाए, क्योंकि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन, समझे ना, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना, जो कि मैक्सवेल बताए थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन शुड फॉल, है ना, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड न्यूक्लियस आफ्टर मूविंग इन स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ में घूमते घूमते मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिरना चाहिए था? न्यूक्लियस में। अब इसके बारे में क्यों बता नहीं पाए? कौन? रदरफोर्ड। इसका मतलब अभी भी एटॉमिक मॉडल अधूरा है, कुछ तो गड़बड़ है। और इन गड़बड़ को समझने के लिए नील बोर आगे आए, ठीक है, डेवलपमेंट लीडिंग्स टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, नील बोर जो तुम आज तक पढ़ते आ रहे हो, है ना। अब ये नील बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में हम आए, बट सवाल ये था कि नील बोर इतना हड़बड़ी नहीं किए, है ना, क्योंकि नील बोर देखे थे कि कुछ रिलेशन देखे किसके बीच में? रेडिएशन और पार्टिकल के बीच में। रेडिएशन और पार्टिकल के बीच में का मतलब है कि जो रेडिएशन और पार्टिकल्स होते हैं, रेडिएशन जैसे लाइट हुआ, पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स हुआ, है ना, उनके बीच में कुछ रिलेशन देखे और उन्हें लगा कि यही रिलेशन जो है एटॉमिक मॉडल को बेहतर से समझा सकता है या ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है। तो इस चीज़ को मतलब ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए
वो क्या किए, पहले सोचे कि पहले इनके इस बारे में स्टडी कर लिया जाए, उसके बाद मॉडल देंगे। किसके बारे में? तुम्हारा रिलेशन बिटवीन रेडिएशंस एंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो दो चीज को ध्यान दिए। पहला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस या पार्टिकल का डुअल नेचर पे गौर किया। डुअल नेचर मतलब क्या है कि रेडिएशन पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल रेडिएशन के जैसा बिहेव कर सकता है। ये आप कहना क्या चाहते हैं बताएंगे। दूसरा था, है ना, स्पेक्ट्रा लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी बहुत बड़ा रीजन था, है ना, ताकि हम नया एटॉमिक मॉडल कैसे बनाएं। स्पेक्ट्रा लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी एक सॉल्यूशन रखें, मिसाल के तौर पर हमने, है ना, एक सॉल्यूशन रखा जिसमें हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन गैस डाल दिया, H2 गैस, और हमने यहाँ से लाइट सोर्स से क्या डाल दिया, वाइट लाइट को डाल दिया। तो हम क्या सोचते हैं कि जब यहाँ से वाइट लाइट गुजरेगा, है ना, तो हम वो देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर इसका निकला हुआ लाइट को फिर से प्रिज्म से पास करवाते हैं तो प्रिज्म का क्या काम है यार, क्या कर देता है, लाइट्स को डिस्पर्स कर देता है। कितने कलर्स में? 7 कलर्स में। तो हमें ये लग रहा था कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 7 कलर्स को देखेंगे, नहीं देखा गया। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर, हाँ, नॉर्मल लाइट को प्रिज्म से पास करोगे 7 कलर्स दिखता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस से जब पास किया गया, फिर उसका निकला हुआ लाइट प्रिज्म से पास किया गया, 7 कलर्स में कुछ कलर्स मिसिंग थे। और यहाँ पे जो स्क्रीन में कलर आ रहा था वो कंटिन्यूअस कलर नहीं आ रहा था। देखो कभी भी हम करते हैं ना डिस्पर्सन, तो कंटिन्यूअस आता है ना, विबग्योर तो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहता है, मतलब मिला हुआ रहता है। हाइड्रोजन से निकला हुआ ऐसा नहीं, एक लाइन बना, लाइन ऐसे ऐसे करके, कलर का लाइन, फिर गैप, फिर लाइन, कलर का फिर गैप, फिर कलर का लाइन, फिर गैप, जैसे ब्लू कलर और ग्रीन कलर गायब हो गए। इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रा लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सवाल है कि ऐसा क्यों देखा गया? इन चीजों को पहले समझना होगा, फिर उसके बाद नील बोर क्या डेवलप करेंगे, एटॉमिक मॉडल। साथ साथ चलेंगे, पहले इन चीजों को हम भी समझेंगे। ऐसा समझना कि नील बोर के जो जनरेशन में हम भी है और उनके साथ साथ इन चीजों का हम भी स्टडी कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि नया एटॉमिक मॉडल कैसा होगा। आज का क्लास यहीं तक। दैट्स ऑल, थैंक यू।